So, welcome back to the series of NCRT. एनसीईआरटी की हमने स्टार्ट किया था 7th क्लास एनसीईआरटी। 7th क्लास एनसीईआरटी में अभी तक जो है हमने जो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 हमने डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 4 में हमने किया था दैट इज अ दिल्ली सल्तनत। आज चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे दैट इज द लाइफ ऑफ द पीपल। लाइफ ऑफ द पीपल का मतलब ये है कि जो आपका जो दिल्ली सल्तनत है दैट इज फ्रॉम 1206 से 1526 में व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीपल, यहाँ पे इंडियन लोगों की क्या कंडीशन थी, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज द ओल्ड एनसीईआरटी बाय रोमिला थापर। ओके, दिस इज द ओल्ड एनसीईआरटी बाय रोमिला थापर। 7th क्लास की एनसीईआरटी है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दोज पीपल हु आर वेरी मच सीरियस। तो बहुत सारे सीरियस हैं, किसको लेके आप सीरियस हैं, किसको लेके प्रिपरेशन को लेके, किसकी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, नेट, जेआरएफ, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, सो दिस विल एड्रेस एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ये एड्रेस करेगा। ओके, of course there is a good news for you. We are here with the exclusive, very exhaustive PT cum mains batch 2025 बैच को लेके हम आ गए हैं विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, बहुत सारे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट के साथ। ठीक है, ऐसे फीस जो है लगभग 80,000 है एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू ओनली 25,999। आप करके पता कर सकते हो कि कितने आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, एंड ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 27th मई को स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे लाइफ ऑफ द पीपल, लाइफ ऑफ द पीपल बिटवीन दैट इज 1206 से लेके 1526, मतलब इंडिया की कंडीशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, अंडर विजयनगर एम्पायर, अंडर बहमनी किंग, बहमनी इसमें क्या है। ओके, एक्सप्लोर हाउ द कल्चर्स ऑफ द कनकरर एंड द कनकर्ड intervene, shaping a new life, way of life in India. And of course, you are watching History Fox channel. Okay, so now see, सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस्टोक्रेसी की। एरिस्टोक्रेसी इस टाइम पीरियड, ये जो अभी हमारा जो टाइम पीरियड है अंडर दिल्ली सल्तनत, बड़े बड़े लोग थे, एरिस्टोक्रेट लोग थे। एरिस्टोक्रेट लोगों की जो है वो कंडीशन क्या थी वहां पे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। एरिस्टोक्रेट हम हिंदी में बोल सकते नोबिलिटी। ओके, नोबिलिटी की क्या कंडीशन थी। सबसे पहले आता था सुल्तान। सुल्तान हैव अ वेरी गुड लाइफ, गुड हैविंग अ गुड टाइम। सुल्तान lived in a great grandeur at a court of Delhi whenever a new ruler assumed the throne। खुतबा जो है उसके नाम का पढ़ा जाता था। खुतबा वाज अ फ्राइडे सरमन, और उसके नाम पीरियड के कॉइन्स भी इशू किए। ओके, देन सेरेमोनियल रिचुअल्स होते थे। डेली एक्टिविटीज एट द कोर्ट वर कैरीड great pomp and show circumstance to emphasize his elevated status. He commanded a large household of officers, servants, slaves at his noble luxuries. Aristocratic nobles also lived a lavish life, though within the constraint dictated by the Sultan's supremacy. They sought to evaluate a grandeur of the royal court इन देयर ओन डोमेन। अपने आप में भी जो है वो बड़े मजे करते थे। नोबल्स भी जो है अपने, उनकी भी जो लाइफ जो थी वो किसी नोबल्स, किसी राजे से कम नहीं थी। सो दे लिव्ड अ वेरी ग्रेट लाइफ ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम पीरियड। वो भी जो भी है, हाई क्लास की लाइफ हमेशा अच्छी ही रहती है। नाउ व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द प्रीस्ट। प्रीस्ट लोगों के कंडीशन थी, प्रीस्ट में आते थे आपके पंडित आते थे और आपके उलेमास आते थे। ओके, they were the powerful religious advisor. The priest and the religious scholars such as Brahmins and ulemas held tremendous influence as an advisor to the rulers. Many were wealthy landowners who helped to spread Hindu and Islamic culture. तो दोनों अपने कल्चर की क्लास जो है ये सिटी के बाहर रहते थे, यस में रहते थे। सम ऑफ द प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स had settled in the countryside, further integrating religious teachings into the daily life। वहां पे ही रिलीजन का प्रचार। ऑफ कोर्स ये वर्ल्डली का क्रिटिसिज्म करते थे, वर्ल्डली मटेरियलिक चीजों का जो है क्रिटिसिज्म करते थे। दे ओवरली फोकस्ड ऑन वर्ल्डली मैटर्स रादर देन जेन्युइन रिलीजियस डिवोशन।
ठीक है। फोकस इनका जो है वर्ल्डली मैटर्स में ज्यादा रहता था एज रहता था। ठीक है, रिलीजियस कम होती थी। और ये क्या करते थे, राजे को ही ज्यादा क्या करते थे, राजे को ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती थी रिलीजियस। ओके। लोगों की क्या कंडीशन थी, देयर वाज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। बाहर के लोग आ चुके थे, डाइवर्सिटी के बहुत सारे पॉपुलेशन थे, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, आर्टिजन्स, nobles and all. This development of trade led to an increased number of towns during this period. Specialized neighborhoods lived in a specialized areas based on the crafts. कोई वीवर का टाउन अलग रहता था, मेटल वर्कर का, स्मिथ का अलग रहता था। ठीक है, उनके अपना डिस्टिंक्ट नेबरहुड था, डिस्टिंक्ट supplier of goods. Artisans in the towns supplied the nobility and their families with luxurious and necessities, producing a variety of goods for trade within the country and overseas. Slave labor भी थी, there was no doubt. Okay. Then what about the condition of the peasant? Village life जो है वो continued remain largely unchanged despite the arrival of Turks, Afghans. उनकी life में कोई change नहीं आया. The changes were primarily limited to the upper part of the society. ठीक है, persisting caste system वैसा ही था। ठीक है ना, even among the caste system continued to be an integral part of the society even among those who had converted to Islam. Many Hindu customs and practices were preserved. Cultural exchange होता था, no, there is no doubt. There was significant intermarriages between Turks, Afghans, Hindus who had converted to Islam. This led to the exchange of customs and ideas between different communities. Blending of traditions, many Muslim customs became integrated to Hindu life, while Hindu traditions were also adopted by the Muslim population, creating a blending of the culture. ये इस दौर में हुआ। ट्रेड, लोकल मार्केट थी, ट्रेडिंग कम्युनिटी एंड ऑफ कोर्स मॉनेटरी सिस्टम की अगर हम बात की जाए तो कॉइन्स का यूज किया जाता था, सिल्वर टंका होता था। तो इल्तुतमिश ने इशू किया था, सिल्वर कॉइन को क्या बोलते थे, टंका। कॉपर का कॉइन को क्या बोलते थे, सिल्वर कॉइन वाज नोन टंका, है ना। और गोल्ड कॉइन को क्या बोलते हैं, गोल्ड कॉइन। ट्रेडिंग कम्युनिटीज, स्पेशलाइज्ड मर्चेंट कम्युनिटीज like Baniyas, Multarnis traveled extensively across India, connecting distant market and transporting valuable goods. Local markets, every towns had a bustling marketplace where traders gathered to buy and sell their goods. Large fairs were also common hubs of commercial activity. Religion, of course, अगर रिलीजन की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स हिंदुइज्म है, इस्लाम है, और दोनों का क्या है, सिंक्रोनाइजेशन है। The arrival of Islam led Hindus to borrow religious ideas, leading to the popular Bhakti movement that emphasized devotion and personal connection with the divine. Muslims in India also influenced Hindu spiritual traditions, giving rise to the Sufi movement that focused on mysticism and intercontemplation. This exchange of religious ideas between Hindus and Muslims created a syncretic culture where elements of both faith were blended and celebrated together. ये कब हुआ, ये medieval time period। इसीलिए जब हम भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट की बात करते हैं, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, कॉम्प्लीमेंट, दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, ये medieval time period की। Now let us talk about the Sufis. Sufis basically शब्द किससे आया है, सूफी शब्द आया है सफा से। सफा का मतलब प्योरिटी होता है, इट आल्सो सफा का मतलब जो है दैट इज, तो सूफी वो लोग रहते थे दैट इज वुलन क्लोथिंग, एंड सूफी आल्सो फॉर दैट प्योरिटी। सूफीज्म जो है इट इज आल्सो द लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान। सूफीज्म क्या है, दैट इज अ लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान। सूफीज्म वो है जिन्होंने इस्लाम की ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस को क्या किया, रिजेक्ट की। ओके, सो सूफी एम्फेसाइज किस पे करते थे, लव एंड डिवोशन एज अ मीन्स ऑफ कनेक्टिंग विद गॉड रादर देन फोकसिंग सोलली ऑन प्रेयर्स, फास्ट एंड रिचुअल्स। इस पे सूफी जो है वो फोकस नहीं करते थे। सूफी पीर्स, सूफी के कुछ गुरु थे और टीचर्स थे, पीर्स बोलते थे, गाइड्स बोलते थे, whom people would visit to hear their teaching. हिंदू also revered these सूफी saints. हिंदुओं का भी जुमावड़ा वहां पे रहता था,
पीरों का, ठीक है। बड़े अलग अलग सूफी ऑर्डर थे जिनको सिलसिलास भी ओके। टॉलरेंस एंड इंक्लूसिविटी, सूफीज्म क्या सिखाता है? इंक्लूसिव सिखाता है, टॉलरेशन सिखाता है, डिफरेंट बिलीविंग दैट देयर आर मेनी पाथ्स टू, दे रिस्पेक्टेड। सूफियों की अप्रोच क्या है? सूफीज डिड नॉट ट्राई टू कन्वर्ट हिंदू but rather advise them to be a better Hindus by loving the one true God। फोकस नहीं किया, लेकिन जो है टीचिंग उनकी वैसी ही थी, अपने हिसाब से वो करते थे, ट्रू गॉड है उसको फॉलो किया जाए। रिचुअल्स हैं, अननेसेसरी कर्म कांड है, उनको मत फॉलो किया जाए। मोस्ट पॉपुलर सूफी was मोहिउद्दीन चिश्ती, so that was Sufi saint of Ajmer। Mohyuddin Chishti was a renowned Sufi saint। He believed that devotional music was a powerful way to connect with the divine। ठीक है। चिश्ती फॉलोअर्स हेल्ड गैदरिंग where they could experience finest Sufi music, including Qawwali form and popular songs in। ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट सूफी सेंट्स जो है, दैट इज बाबा फरीद आगे, सैयद मोहम्मद गेसू दराज आगे, शाह आलम बुखारी आगे, शाकिब शिहाब उद्दीन सोहरावर्दी आगे, बड़े सारे हैं, जकारिया आगे, बड़े सारे हैं आपके ख्वाजा कुतुबुद्दीन अहमद बिन बख्तियार काकी आगे। तो देर आर नंबर ऑफ सूफीज जिनके फॉलोअर जो है राजे महाराजे होते थे। ओके। देन इसी टाइम पीरियड में दैट इज वी आल्सो केम टू नो अबाउट नानक एंड सिखिज्म। नानक जो है, इनका जो टाइम पीरियड है नानक का, दैट इज 9 से लेकर बर्थ प्लेस ननकाना साहिब तलवंडी, तो आज की डेट में जो पाकिस्तान। टीचिंग ऑफ नानक का क्या है? ही वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन यूनिवर्सल, एक ओमकार जो है उसको प्रीच किया। ही एम्फेसाइज्ड ऑन डिवोशन, मेडिटेशन एंड लिविंग एज एन एथिकल लाइफ, एथिक्स पे बिलीव करते थे। सिख होली बुक दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब कंटेन द टीचिंग ऑफ नानक एंड अदर सिख। टोटल सिख गुरु कितने हैं? 10 हैं। पहले कौन से हो गए सिख गुरु? कितने हैं? 10। पहले आगे गुरु नानक और लास्ट आगे गुरु सिंह। ठीक है। इट इज रेवर्ड एज एन एटर्नल लिविंग सिक्स ऑफ द गुरुस। गुरु ग्रंथ साहिब जो है होली सिख जो स्क्रिप्चर है उनके, आल्सो कंसिडर टू बी द 11th सिख गुरु। ओके। लास्ट सिख गुरु, द सिख कम्युनिटी। नानक टीचिंग ब्रॉट टुगेदर पीपल फ्रॉम द डाइवर्स background, forming community based on the principle of service, social justice and rejection of the। तो नानक ने क्या प्रीच किया? दैट इज सर्विस, दैट इज सोशल जस्टिस एंड रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम को जो है नानक ने प्रीच किया। अनदर prominent philosopher of this age was Kabir। He was a weaver, a great bhakti saint। He acted as a bridge between Hindus and Muslims, and his followers were known as Kabir Panth। कबीर was a weaver, बनारस में थे, बनारस के थे। Revered Bhakti saint, he composed and taught its follower a collection of dohas, couplets that are still recited today। Kabir tried to build a connection between Hinduism and Islam, believing that religious differences do not matter, as everyone should love same God, known by the different names। Kabir followers formed a distinct group known as Kabir Panthi, who continued the Bhakti tradition after his। Later, the other saints like Surdas Daddu also contributed to this movement। नानक और सिखिज्म की अगर बात करें, दोबारा से बात करूं, नानक was a son of village accounted from a Punjab, left job to travel and teach। की जो नानक emphasized there should not be any class difference, followers common की। There are 5 symbols for the Sikhs owned by ska, distinguish themselves by A, that is your hair, Ganga, that is form, that is kind of angle type। ओके। किरपान जो है वेपन, अच्छा जो है दैट इज अंडरवेयर, लॉन्ग अंडरवेयर। देन इस सोशल इन्फ्लुएंस क्या रहा भक्ति में? जैसे कबीर ने किस बात की, नानक ने वुमेन, मीराबाई ने स्पिरिचुअलिटी, कबीर इन्फ्लुएंशियल भक्ति पॉइंट चैलेंज द रिजिड कास्ट, advocated for social equality, rejecting
the privileged status of the upper caste. Guru Nanak, the first Sikh Guru, promoted equal participation of women in spiritual and communal activity, challenging gender discrimination prevalent in the society. Mirabai, another renowned Bhakti poetess, exemplified the empowerment of women in as she renounced her royal status to the worship of Lord Krishna. अगेन दिस टाइम पीरियड में ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में लैंग्वेजेस और लिटरेचर का क्या रोल रहा, रीजनल लैंग्वेजेस का भी बड़ा रोल रहा और पर्शियन का भी इन्फ्लुएंस रहा. भक्ति मूवमेंट जितनी भी हुई वो सारी रीजनल लैंग्वेजेस में हुई, चाहे हिंदी है, पंजाबी है, गुजराती है, बंगाली है, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल. ओके. और पर्शियन जो है इट वाज अ कोर्ट लैंग्वेज, लेकिन इन्फ्लुएंस जो है वो रहा ही रहा. This mixing of Persian, Turkish, local languages gave rise to new language that is called Urdu. उर्दू जो है एक नई लैंग्वेज आई जो टाउन एरिया में बोला गया. उर्दू का मतलब जो है वो कैंप था. स्टार्टिंग में सोल्जर्स बोलते थे. कोस्टल लैंग्वेजेस का भी आया. Along the west coast, Arabic was used by the traders from West Asia, and the local languages were also influenced by the Arabic. Arabic का भी influence बना. संस्कृत, अगेन संस्कृत का क्या स्टेटस था? संस्कृत लैंग्वेज रिमेन द लैंग्वेज ऑफ द हाई लर्निंग यूज्ड इन द रिलीजियस एंड सेरेमोनियल ओकेजन एट द कोर्ट्स ऑफ द हिंदू. ट्रांसलेशन भी किया. पॉपुलर संस्कृत टेक्स्ट लाइक पुराण, रामायण, महाभारत वर नाउ अवेलेबल फॉर द रीजनल लैंग्वेजेस. अकबर के टाइम पीरियड में फुल फ्लेज ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था. इंटरनेशनल रीच, दीज संस्कृत वर्क्स वर आल्सो ट्रांसलेटेड पर्शियन, अरेबिक, स्प्रेडिंग इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर बियॉन्ड द सबकॉन्टिनेंट. ये और ज्यादा फैला बाहर में जाके. इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से किए गए, जैसे तेलुगु पोइट्री की अगर हम बात करें, तेलुगु पोइट जो है वो श्रीधर है. वो कंपोज्ड मैनी पोइम्स ऑनरिंग द लॉर्ड शिवा. सबसे नाम क्या है, दैट इज हरिवंश. देन हिंदी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी. अब लिखी, ये बाद में लिखी, श्री शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में लिखी. अनदर इंपॉर्टेंट स्कॉलर फ्रॉम द मैथिली लैंग्वेज दैट इज विद्यापति. आमिर खुसरो जो है ही रोट मोस्ट ऑफ हिज पोइट्री इन, लेकिन इंस्पिरेशन उसको कहाँ से मिली? लव फ्रॉम एंड प्राइड ऑफ बीइंग. आमिर खुसरो अपने आप को इंडियंस बोलता था एंड विद द ग्रेट प्राइड. डाइवर्स लिटरेरी वॉइसेस से भी हुआ. ठीक है ना. द पीरियड सॉ द एमर्जेंस many original across various regional languages, moving beyond just translation and adaptation of the Sanskrit work. बहुत सारा काम हुआ यहाँ पे. आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है. टर्क्स और अफगान से नए सिस्टम लाया, नए स्टाइल्स लाई, नई टेक्निक्स लाई. कहाँ से लाई? पर्शिया से लाई, सेंट्रल एशिया से लाई, which were merged with the older Indian system to create a new type of architecture. एडवांसमेंट भी रही, नई इंजीनियरिंग स्किल्स आई, पैलेसेस बनाए गए, टूम्स बनाए गए, मॉस्क बनाए गए, इवन प्राइवेट हाउसेस भी बनाए गए. जितना भी लिटरेचर रहा उसका इन्फ्लुएंस रहा पर्शियन का और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस रहा. जैसे फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार दिल्ली में. ओके ना. द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ पर्शियन एंड इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, कुतुब मीनार बिल्डिंग जो है उसके साथ जितनी भी मॉस्क बनाई गई. ममलूक इरा की कंस्ट्रक्शन है. ममलूक मतलब दैट इज लेव डायनेस्टी की. लेव डायनेस्टी के टाइम पीरियड में कुतुब मीनार बनाया गया. फिरोजा कोटला, दिल्ली सुल्तान lived in a great splendor, building impressive palaces like Firozshah Kotla, where the fusion of Central Asia and local Indian designs elements created stunningly ornate structure. Then tombs of Delhi kings, tombs of Lodi जो है another important example. ठीक है. another example जिसमें कलरफुल टाइल्स यूज की गई उस दौर में. ओके. देन इसी टाइम पीरियड में कुछ प्रोविंशियल डायनेस्टीज थी. प्रोविंशियल डायनेस्टीज में आपका विजयनगर एम्पायर है. प्रोविंशियल डायनेस्टीज में आपका बाहमनी किंगडम है. तो प्रोविंशियल डायनेस्टीज में भी आपका आर्किटेक्चर जो है इट वाज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन आर्किटेक्चर डिजाइंस, जिसकी वजह से डाइवर्स एरा ऑफ शेप्स और एक्सपेरिमेंट्स किए गए इन सिटीज की कैपिटल में. ठीक है. मटेरियल कौन सा यूज किया जाता था? वाइल मेटल स्टोन वाज द प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल इन द रीजन. लेकिन बड़ी सारी जगह जो है बाहर से भी सामान जो है वो लाया जाता था. ब्रिक्स का भी यूज किया जाता था. इन कश्मीर आर्किटेक्ट ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनकॉर्पोरेटिंग वुडन कंस्ट्रक्शन टेक्निक टू देयर बिल्डिंग मटेरियल. कश्मीर में कौन सा रूलर था यहाँ पे? दैट वाज ज़ैनुल आबदीन. ज़ैनुल आबदीन वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कश्मीर. और ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम 7th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं. दैट इज वन ऑफ द रीजन सम ऑफ द इंफॉर्मेशन यू माइट बी लुकिंग वो यहाँ पे होगा नहीं. ओके. जैसे ब्राह्मणी और विजयनगर की अगर हम बात, बाहमनी आर्किटेक्चर की बात करें, बाहमनी रूलर्स
competed with the Delhi Sultanate. कैपिटल सिटी जो है जिनकी कौन सी थी, गुलबर्ग एंड बिदर. द आर्किटेक्चर ब्लेंडेड ओल्डर इंडियन स्टाइल विद द पर्शियन इन्फ्लुएंसेस. जो हमें देखा जाता है कहाँ पे, जामा मस्जिद जो गुलबर्गा में है और मदरसा जो है वो बिदर में है. गोल गुम्बज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बाहमनी किंगडम का एक आर्किटेक्चर है. ठीक है, गोल गुम्बज कहाँ पे है, बीजापुर में है. ये बीजापुरी किंग का जो है दैट इज अ टूम है. इट्स इनॉर्मस डोम is said to be one of the largest in the world, and it is a great example of engineering skill of that time period. Then विजयनगर के जो temples हैं, prolific temples हैं, बहुत सारे जो हैं, that is visitor marveled at their wealth. ठीक है, at the wealth and grandeur of the capital city Hampi, known for their ornate carved architecture. चाहे वो विठल स्वामी टेम्पल है, चाहे वो हजारा स्वामी टेम्पल है, these temples represent the architectures of Vijayanagar kingdom. Okay, of course we notice painting, music and other cultural reasons. The tradition of delicate miniature painting, इसको हम miniature painting, वो भी इस time period में हुई. Decorating books for the king and the courtiers, they painted portraits of the rulers and illustration for the manuscript. म्यूजिक का भी हुआ, हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक आया यहाँ पे. नए नए इंस्ट्रूमेंट आए, सितार, सारंगी, तबला बिकेम पॉपुलर. सूफी इंटरेस्ट ने इसको और जाके बढ़ावा दिया, और ज्यादा बढ़ावा दिया. Then arrival of Turkic and Afghan people led to experiments with pattern, resulting in the development of languages and innovation of art and architecture. Now we conclude that the vibrant cultural landscape of India was shaped by profound social and religious movement that swept across the subcontinent. चाहे वो सूफीज्म हो, चाहे वो भक्तिज्म हो, ये जो diverse tapestry of faith and at it say that it left a great mark, that is unprecedented mark on Indian art, literature and of this time period. Chapter of NCR. Thank you so